हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 47। कौन सी क्लास 47 पढ़ने वाले हैं? BNSS की अध्याय 25 हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 25 के कुछ धाराएं हमने कल देखी थी। कल किसकी का साक्ष्य लेने और अभिलेखित करने के ढंग की कुछ धाराएं हम देख चुके थे, जो किससे अध्याय 25 संबंधित से किससे जांचों और विचारणों से संबंधित है। किससे? जांचों और विचारणों में साक्ष्य। तो किसकी देख रहे हैं? का साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 314। धारा कौन सी? धारा 314 स्टार्ट करते हैं। धारा 314 में क्या है? धारा 314 में अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। क्या करना? भाषांतर, जो भाषा है वो किसको? अभियुक्त को या अधिवक्ता, जो अभियुक्त है और उसके जो कानूनी प्रतिनिधि जो क्या है, जो न्यायालय में उपस्थित होने वाले हैं, जो प्रस्तुत करने वाले जो साक्ष्य, वो किनको? अभियुक्त को और अधिवक्ता को समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अधिवक्ता को और किसको? अभियुक्त को, या कह सकते किसको? अभियुक्त, जो कौन है? अभियुक्त है, और अधिवक्ता मतलब वकील। कौन? वकील। तो किसको? अधिवक्ता को और किसको? वकील को। वो ऐसी भाषा में वो साक्ष्य पेश होने चाहिए, वो किसको? जिसमें अधिवक्ता और वकील दोनों क्या कर सकें? उसको समझ सकें। क्या करें? समझ सकें। या क्या किया जाना चाहिए? उस भाषा में उनको सुनाया जाना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए। उसको बोल के बताना चाहिए। लेकिन ये क्या है? बोल के बताने में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन तो क्या होना चाहिए? उसको ऐसी भाषा में वो प्रस्तुत होनी चाहिए, ऐसी भाषा में वो साक्ष्य प्रस्तुत करे विपक्ष, ताकि अभियुक्त और वकील दोनों को क्या करें? वो समझ में आए। क्या करें? वो समझ में आए। ऐसी भाषा का प्रस्तुत होना चाहिए। या तो इसमें क्या, अभियुक्त को या वकील को, दो में से किसी को तो समझ में आना ही आना चाहिए। तो इसमें इस धारा में यही 314 में यही स्पष्ट करती है ये धारा कि जो साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, जो साक्ष्य कहाँ पे कहाँ पे जो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत होने हैं, वो किसको? अभियुक्त या वकील को क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। उनको क्या, एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करने के लिए क्या करनी चाहिए? उन साक्ष्य को जो व्याख्या है उनके लिए एक क्या स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि वो क्या करें? समझ सकें। क्या करें? समझ सकें। तो धारा 314 में अब देखते हैं धारा 315 क्या कहती है। धारा 315 में क्या है? साक्षी की व्यवहार के बारे में टिप्पणियाँ। साक्षी मतलब जो गवाह है। कौन? जो गवाह व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए? उसके जो व्यवहार की उसकी सारी टिप्पणियों को क्या होना चाहिए? उसकी व्यवहार की टिप्पणियाँ करनी चाहिए, उसके बारे में उसको नोट करना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो गवाही के दौरान क्या होता है, जो गवाही देने के लिए आया व्यक्ति, तो उसकी गवाही के दौरान उसकी क्या व्यवहार को क्या किया जाना चाहिए? उसके व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? उसके व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ये न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्या किया जाना? रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जो भी गवाह के बारे में जो भी टिप्पणियाँ हो, क्या हो, गवाह जो भी बोले और जो भी गवाह के बारे में टिप्पणियाँ उनको मिलें, क्या करें? जो भी टिप्पणियाँ उनको मिलें, वो सबको क्या करना चाहिए? उन सबको अभिलिखित करना चाहिए। क्या? अभिलिखित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको सबको सारी की सारी टिप्पणियों को क्या करना चाहिए? अभिलिखित करना चाहिए। कौन करेगा? न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। इनको क्या कर इनको अभिलिखित करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे इसका जो गवाह है उसकी क्या है? विश्वसनीयता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? विश्वसनीयता बढ़ेगी। और जिससे क्या होगा? केस को सॉल्व करने में मदद भी मिलेगी। क्या होगी? केस को सॉल्व करने में उसकी मदद भी मिलेगी। जब सारी बातें नोट होगी तो ऐसे पूछताछ करने में तो कई बातें क्या होती हैं? छूट जाती हैं। जब किसी चीज़ को हम नोट करके लिखेंगे तो क्या है, वो बातें नहीं छूटती हैं। अगर जैसे बोलने में छूट जाती तो उसमें लिखा होता, जब उसको देखते हैं तो उसमें बात आ जाती है कि ये बात यहाँ पे है। तो ये इसमें बताया गया कि साक्षी के बारे में क्या करना? टिप्पणियाँ को लिखित करना। 315 अब देखते हैं धारा 316। धारा 316 क्या कहती है? धारा 316 में अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। किसकी? जो अभियुक्त है उसकी परीक्षा का लेख करना। तो उसको क्या करना? उसकी परीक्षा का अभिलेख तैयार करना। किसकी? जो अभियुक्त है। तो अभियुक्त की क्या करें? जो जांच होती है, किसकी? अभियुक्त की जब जांच होती है तो उसको क्या करना? जांच को रिकॉर्ड करना। क्या करना?
जांच को रिकॉर्ड करना। तो इसमें क्या जांच की रिकॉर्ड के लिए क्या किया गया, इसमें जांच की रिकॉर्ड के लिए प्रक्रिया स्थापित की गई है। क्या की गई, प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिससे क्या होगा, जिससे उसकी रिकॉर्ड करने से क्या होगा, उसमें क्या होगा, सटीकता आ जाएगी। क्या सटीकता आ जाएगी, सटीकता आ जाएगी, स्पष्टता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पष्टता होगी। जब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें सटीकता भी होगी, उसमें क्या होगी, स्पष्टता भी होगी, और कार्यवाही को समझने में सुनिश्चित भी होगी। क्या सुविधा भी होगी, क्या कार्यवाही करने में क्या होगी, कार्यवाही करने में सुविधा होगी। क्या होगी, सुविधा या कार्यवाही क्या होगी, सुनिश्चित होगी। सुविधा भी होगी कार्यवाही करने में और सुनिश्चित भी होगी। तो इसमें क्या, जो अभियुक्त है उसकी क्या की जानी चाहिए, उसकी जांच की रिकॉर्ड की नहीं, उसकी जांच को क्या किया जाना चाहिए, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसकी जांच को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये था 316। अब देखते हैं धारा 317। धारा 317 क्या कहती है, धारा 317 में है दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। दुभाषिया मतलब जो भाषा का क्या करे, अनुवाद करे। क्या करे, अनुवाद। दुभाषा मतलब अनुवादक। कौन, दुभाषिया मतलब अनुवादक। कौन, दुभाषा मतलब अनुवादक। तो जब किसी अपराध जब किसी कार्य क्या होता है, जब किसी कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही होती है तो उसमें क्या कभी कभी क्या होता है कि सब एक पक्ष दूसरी भाषा का और विपक्ष दूसरी भाषा का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान के भी हो सकते हैं, तो उनकी भाषा क्या होगी उनकी भाषा अलग अलग होगी। तो उस भाषा को समझने के लिए, उस भाषा को क्या करना, उसको भाषा में बदलने के लिए क्या करने के लिए, उसको भाषा को अनुवाद करने के लिए, इसकी भाषा उसमें, उसकी भाषा उसमें, ए की बी में, बी की ए भाषा में बदलने की किसकी ज़रूरत पड़ती है, दुभाषिया की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दुभाषिया कैसा होना चाहिए, वो दुभाषिया होना चाहिए वो के उसके दायित्व पर क्या करती है, जोर देती है। ये भाषा जो दुभाषी है उसके दायित्व पर जोर देती है कि वो कहना कैसा होना चाहिए, वो एक निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दुभाषी कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जो अनुवादक बुलाया गया, जो वो क्या करे, जो साक्ष्य या जो बयान है, जो क्या है, जो साक्ष्य या जो बयान प्रस्तुत होते हैं, जो साक्ष्य बयानों का जो जिनका उसको अनुवाद करना है, वो क्या करे, उनको क्या करे, सटीक और कैसा सत्य व्याख्या करे। उनकी कैसी सटीक और उनकी कैसी सत्य व्याख्या करे। पता चले कि किसी व्यक्ति का से मिला जुला तो वो कुछ क्या करे, गलत व्याख्या कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या सटीक और सत्य व्याख्या उसको करनी चाहिए। तो इसमें किसके, दुभाषिया के बारे में बताया गया। किसके बारे में, दुभाषिया मतलब अनुवादक के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 318। धारा 318 में क्या है, उच्च न्यायालय में अभिलेख। किसमें, इसमें किसकी बात हो रही, उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा अभिलेख तैयार करना। जो क्या है किसके बारे में, अपराधी के बारे में। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाना, आरोपी के व्यक्ति के बारे में उच्च न्यायालय के द्वारा क्या अभिलेख तैयार करने की इसमें प्रक्रिया की उस सामान्य प्रक्रिया बताइए। किसके द्वारा, जो उच्च न्यायालय को क्या करना चाहिए अपराधी के बारे में साक्ष्य या अपराधी बारे के क्या जांच, जो साक्ष्य प्राप्त है उसके बारे में क्या क्या करना चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए, उसकी जांच के संबंध में क्या करना चाहिए कि जो कार्यवाहियाँ हैं उनको क्या, उनको दस्तावेज करना चाहिए। जो कार्यवाहियों को क्या, जो भी कार्यवाही करे उसको दस्तावेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको दस्तावेज करना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, उसका मानवीकृत होना चाहिए, मानवीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानवीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। उसमें स्थिरता होनी चाहिए। क्या, मानवीकृत दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण, स्थिरता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। आदि बातें इसमें क्या होनी चाहिए, आदि सामान्य बातें इसमें बताई गई हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, यदि कोर्ट क्या करे, जब कोर्ट को क्या करना हो, किसी अपराधी का क्या हो करना हो, जांच के संबंध में क्या करना हो, साक्ष्य तैयार करने हो। क्या, जांच के संबंध में साक्ष्य तैयार करने हो। किसको, उच्च न्यायालय को। तो इसमें 318 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया, उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य तैयार किया जाना। अब देखते हैं, अभी तक देख रहे थे हम का में, जो साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने के ढंग से जुड़ी थी। अब देखते हैं खा, यहाँ से का समाप्त होता है, यहाँ से खा क्या है, साक्ष्यों की
परीक्षा के लिए कमीशन, किसके लिए, इसमें क्या होगा, किसी के लिए क्या हो, इसमें कमीशन का गठन होगा। क्या होगा, साक्षी जो कौन है, जो गवाह है, उसके लिए क्या होगा, उसकी उसकी पूछताछ के लिए, उसके बयान के लिए क्या कमीशन का गठन किया जाएगा किसी परिस्थितियों में। तो क्या होंगी, ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ होगी जिनमें क्या किया जाएगा, कमीशन का गठन किया जाएगा। तो देखते हैं कमीशन को, धाराओं को। तो कौन कौन, धारा 319, धारा कौन सी, धारा 319 क्या कहती है, धारा 319 कहती है साक्षियों को क्या, साक्षियों को जब उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जाए। क्या किया जाए, साक्षियों को उपस्थित होने से क्या अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। जब अभिमुक्ति दी जाएगी तो क्या किया जाएगा, उनको कमीशन जारी किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 319 में, इसमें कि ये अधिकार किसको, ये अधिकार है किसको, न्यायालय को, किसको, न्यायालय को या मजिस्ट्रेट को, किसको, मजिस्ट्रेट को। ये क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उपस्थित होने की क्या छूट दे सकते हैं, किसी किसको, गवाह को क्या उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। यह निर्धारित किस पे किया जाएगा, यह निर्धारित किया जाता है कि यदि उसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति की जब छूट दे सकते हैं, यदि किसी, इसमें निर्धारित किया जाता है कि यदि उस व्यक्ति की क्या है, उस व्यक्ति की गवाही क्या है, उसकी गवाही बहुत ज़रूरी है। कैसी गवाही, किसी व्यक्ति क्या है ज़रूरी है, या क्या उसकी परीक्षा, उसको भाषा में कह सकते हैं उसकी परीक्षा जरूरी है, उसको परीक्षण करना, उस व्यक्ति गवाह का परीक्षण करना क्या है, जरूरी है, जरूरी है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें उसके लिए फिर क्या किया जाता है, उसकी उपस्थिति को आवश्यकता से यदि क्या हो, व्यक्ति क्या हो, दूर हो, क्या हो, या कि इसमें क्या हो कि उसकी गवाही से क्या हो, जब तक वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे तब तक क्या हो सकता है, उसको देरी हो सकती है। क्या हो सकती है, उसको पहुँचने में क्या हो सकती है, देरी हो सकती है। तब तक उस केस के मामले में क्या हो सकती है, देरी हो सकती है। तो कौन, मजिस्ट्रेट और न्यायालय उस गवाह को क्या कर सकते हैं, कमीशन जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस गवाह के लिए क्या कर सकते हैं, कमीशन जारी कर सकते हैं। किस परिस्थितियों में, इस परिस्थितियों में जब उसकी क्या हो, गवाही क्या हो, बहुत ही जरूरी हो, क्या हो, गवाही उसकी जरूरी हो, तब क्या कर सकते हैं, उसके लिए कमीशन जारी कर सकते हैं। अब धारा 320 क्या बताती है, कमीशन किसको जारी किया जाएगा, किसको कमीशन जारी किया जाएगा। इम्पोर्टेंट, जब गवाही होती तो जो सामान्य है उनको भी, या जो क्या है उसकी उसकी क्राइटेरिया इसमें क्या है बताए गए 320 में। तो किसको कमीशन, किसको जारी किया जाएगा, तो इसमें बताएगा किसके लिए कमीशन जारी किया जाएगा। तो कमीशन का आधार क्या रखा है उनको, भौगोलिक आधार पर, किस पे, भौगोलिक आधार पर क्या किया जाएगा, भौगोलिक आधार पर क्या कमीशन जारी किया जाएगा। इसमें गवाही को क्या, गवाही प्राप्त करने पर क्या, जो भौगोलिक आधार है उस पर देखा गया कि मान लीजिए यदि गवाह, जो गवाह है वो क्या कर सकता है, भारत देश का हो सकता है, या किसी भारत देश की, विदेश का भी हो सकता है। क्या हो सकता है, देश से, भारत से बाहर, भारत के अंदर का हो सकता है, या भारत से बाहर का हो सकता है, या एक राज्य से या किसी दूसरे राज्य से हो सकता है। तो क्या हो सकता है, जब देश से बाहर होगा तो उस व्यक्ति को क्या, वहाँ से आने में क्या टाइम लगेगा, क्या करेगा, टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो सरकार है, जो न्यायालय है, जो मजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, वो कमीशन का गठन करेगा। क्या करेगा, उसके लिए वो कमीशन का गठन करेगा। तो इस व्यक्ति को क्या होगा, कमीशन का गठन होगा, भौगोलिक आधार पर वो देखा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।